रहमान रहीम। हम लोग लेक्चर 45 का स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 7। सर आपने चैप्टर 5 में कहा था कि हमारे जो भी सवाल हैं वो चैप्टर 6 में हम मिलेंगे, तो उसके बाद चैप्टर 2 भी तक हल रहता है वो सही अच्छा जी, चैप्टर 6 बिल्कुल। चैप्टर 6 जो है ना, वो ये जो एक सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट प्लान के बाद ना एक सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है कल दोपहर में, जब एक अनाउंसमेंट आई है एक फेसबुक पेज पे। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। तो उसके मद्देनजर ना चैप्टर 6 की इंपॉर्टेंस को देखते हुए सब कुछ मैंने ऑन पर्पस चैप्टर 6 को नेक्स्ट वीक में ले गया। बात समझ में आ रही है? उसको चैप्टर 22 भी ये किस तरह पढ़ा रहे हैं कि चैप्टर 22 शुरू की है, वो भी नहीं कंप्लीट कराया, अब चैप्टर 6 भी छोड़ दिया है ना। चैप्टर 22 में ये ऐसा सीन कि वो मैं पूरा एक गो में आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं। बात सही है? चैप्टर 22 इस तरह हजम नहीं होगा। हम ऐसे चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं आपको फिर बताया करूंगा कि अब हम चैप्टर 22 पे के इतना पोर्शन पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने चैप्टर 22 से लॉन्ग टर्म लोन्स, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स पढ़ लिए हैं। ऐसे ही बात है। अच्छा, एक तरीका इसका ये भी होता है कि सारा चैप्टर एंड में करवाओ, वो तरीका इफेक्टिव नहीं है। तो मैं इसलिए उसको ना बिट्स एंड पीसेस में, ताकि आपके पास भी पूरे सेशन में टाइम हो उस चैप्टर पे ग्रिप करने के लिए। ठीक है? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने वैसे एक क्वेश्चन किया था और वो पूरे स्टेप्स अप्लाई कर दिए थे, ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो सवाल था 2.5 नंबरों का। मसला था ना कि 2.5-3 नंबर थे टोटल रिपोर्टिंग के, तो उसको शॉर्ट कैसे करना है ये नहीं हमने सीखा था। उसको मैं आपको शॉर्ट करने का तरीका बताता हूं। तरीका बड़े मजे का है ना, तरीका मजे का है ना। उसमें इंशाल्लाह ताला कुछ मिस होने के ना चांसेस नहीं है। अब आपने उसको शॉर्ट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 मार्क्स हैं आपके पास रिपोर्टिंग के लिए, तो सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आपने उन पे बात करनी है कि ओपिनियन पे आपने बात करनी है, आपने बेसिस फॉर ओपिनियन पे बात करनी है, और वो जो चेक लिस्ट है ना, उसमें से जो चीज इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ओपिनियन पे बात करेंगे ना, तो आप क्या कहेंगे? अगर ये ट्रीटमेंट ठीक है, क्योंकि उसमें लग रहा था ना कि वो टैक्स एडवाइजर कह रहा था कॉन्फिडेंट है, तो हो सकता है ट्रीटमेंट ठीक हो। तो अगर ट्रीटमेंट से ऑडिटर सेटिस्फाइड है, तो आपने कहना है अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। और उसके साथ वो जो चेकलिस्ट थी, उससे आप क्या ऐड कर देंगे कि भाई EOM आएगा, जिसमें आप ड्रॉ करेंगे यूजर्स की अटेंशन टुवर्ड्स दैट नोट। और अगर ओपिनियन, अगर क्या है कि वो सही नहीं है ट्रीटमेंट, ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल कर लिया, तो क्वालिफाइड ओपिनियन है। और साथ ही आप क्या कहेंगे? क्वालिफाइड मतलब एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्योंकि डिस्क्लोजर का अगर फॉर एग्जांपल मसला है, तो नेचर ऑफ ओमिटेड इंफॉर्मेशन बता देंगे, या जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स पे इंपैक्ट है वो, और उनकी क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब रुपी वैल्यू में इंपैक्ट क्या है। बस इतनी सी बात करके झंझट से निकल जाने कि एक चीज, अनमॉडिफाइड ओपिनियन से पहले ये जरूर लिखना है कि आप क्लाइंट की जो ट्रीटमेंट है उससे सेटिस्फाइड हैं। और क्वालिफाइड ओपिनियन में ये जरूर लिखना है, क्वालिफाइड ओपिनियन में ये जरूर लिखना है कि या तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इनएडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है, या डिस्क्लोजर बनता ही नहीं था, प्रोविजन थी। साइन नॉट ऑब्टेन्ड का ना कोई चक्कर उधर बताया हुआ नहीं था।
तो इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा। तो ये बेसिस पे नहीं आएगा फिर? हाँ, बेसिस फॉर ओपिनियन में, बिल्कुल बेसिस फॉर ओपिनियन में। कहने से मुराद है अब आप ना बिल्कुल स्क्वीज्ड तरीके से चीज को कवर करेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके सॉल्यूशन में उन्होंने कंक्लूजन निकाला हुआ है ठीक ही है कि ठीक है। तो अगर और उसने सॉरी, बल्कि इस क्वेश्चन को हम जरा कंप्लीट कर लेते हैं ताकि वो चीज, पेज नंबर 62 था ना जो पास पेपर्स में आपके पास, पेज नंबर 62 में ब्रीफली डिस्कस इम्प्लीकेशंस है। अच्छा, अब जरा इसके एग्जामिनर कमेंट्स नहीं हमने देखे थे, वो देख लेते हैं। 7A में क्या था? मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज डिड नॉट मेंशन मोर देन 1 or 2 ऑडिट प्रोसीजर्स। ये आपके सामने ही है। फॉर पेंडिंग टैक्स लिटिगेशंस मेनी एग्जामिनीज रिकमेंडेड टू क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट विच वाज इनकरेक्ट। एक चीज ज़हन में रखें, रिपोर्ट नहीं क्वालिफाई होती, ओपिनियन क्वालिफाई होता है। और इसको एक और एतराज़ जो शायद इस तरह पढ़ के समझ नहीं आ रहा, वो ये है, वही अंधाधुंध फायरिंग कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नहीं बताया कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन अगर आपके पास सही है कि ये चीज़ ठीक है, ये नहीं बताया कि क्वालिफाइड ओपिनियन अगर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का इनएडिक्वेटली डिस्क्लोज है या प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। और अच्छा, वो सब्सिक्वेंट इवेंट वाली तो बात छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। 7 पार्ट बी अच्छा हमने किया नहीं था। A draft and opinion paragraph to be included in the audit report of BL in accordance with the requirement of ISAs, assuming that the matter in one above is not dealt with in accordance with the requirements of IFRS। मतलब अगर ये assumption ली जाए कि वो IFRS के मुताबिक नहीं है, तो फिर आपके पास ओपिनियन, आप लोग कुछ सुना सकते हैं मुझे? सुनाएं जरा। ओपिनियन की बताने क्या क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगी? एंटिटी का नाम लिखेंगे? नहीं, वो पूरी, ये तो ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैराग्राफ है ना, तो रिपोर्ट में मतलब क्या चीज़, किस तरह से ड्राफ्ट होता है? सर वही बता रहे हैं, मतलब बताएं। पहले एंटिटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद नहीं, पूरा सुनाए ना। हाँ, बताएं। BL लिमिटेड ईयर एंडेड 31 अगस्त 2019। और उसके बाद करेंगे वी हैव नहीं एक उसमें स्टेटमेंट्स और उसके बाद बताने का हमने कौन-कौन से स्टेटमेंट चेक किए। वी हैव ऑडिटेड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट। उसके बाद बताने कि द मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड अस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ये नहीं लिखना, वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सही बता रही है। ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच वाज नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर ऑडिट। ठीक हो गया। आगे अभी तो पहला पैराग्राफ तो स्टैंडर्ड होगा, जो ओपिनियन सेक्शन का पहला पैराग्राफ है वो तो स्टैंडर्ड होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव टू एंड पे एक्सेप्ट फॉर, इन आवर ओपिनियन, except for the matter described in the basis for qualified opinion section. Financial statements conform with the approved accounting standards as applicable in Pakistan and give a true and fair view। वो वाली बात, ये इंशाल्लाह ताला इस तरह से टेस्ट अब नहीं होगा क्योंकि उस टाइम में सिलेबस में ड्राफ्टिंग थी, लेकिन आपको ना इसको फिर भी एक अच्छा आपने स्केच बना दी है। बात समझ में आ रही है? तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ये जो इलस्ट्रेशंस है ना, ये बुक से फाड़ दें, और बाद फाड़े नहीं, बुक से फोटोकॉपी इसकी कराएं इन पेजेस की, और इसको ना दीवार पे चिपका लें। चलिए एक याद रखना, इस फिटोसिन से दीवार कहीं तो नहीं मतलब सर क्वालिफाइड और वर्ब्स को तो हम इफेक्ट दे लेंगे। हाँ। सिर्फ एक अनमॉडिफाइड एक पैटर्न याद करें। हाँ, एक पैटर्न वैसे याद कर लें तो बाकी सारे उससे चले जाएंगे। डिस्क्लेमर को अलग से करना पड़ेगा, डिस्क्लेमर एक यूनिक क्योंकि है, उसको अलग से करना पड़ेगा। चलें दो पेजेस की कॉपी करा लेना, एक क्वालिफाइड और एक डिस्क्लेमर। ठीक है, तो अनमॉडिफाइड ना करें यार, तो बेटर नहीं होगा, चीजें हम कर लेंगे। असल में ज़्यादा ये जो आपके साथ प्ले करेगा ना, वो मॉडिफाइड में करेगा। ठीक है, अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, इसमें जो अप्रूव्ड और अप्लाई है, अप्रूव्ड
अच्छा नहीं, ये सेम ही है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब, जब मैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता हूँ ना, तो मतलब ये है कि उस कंपनी के हिसाब से कौन सा फ्रेमवर्क सूटेबल है, तो उस कंपनी के लिए कौन से फ्रेमवर्क को अप्रूव किया गया है, वो अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली स्पेसिफिक है, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है सर, इसमें हम कंपनी लॉ के भी लिखेंगे ना, कंपनी लॉ का भी, कंपनीज एक्ट 2017 का भी मेंशन करेंगे, IFRS का भी मेंशन करेंगे कि उसके मुताबिक है। ठीक है अच्छा जी, ये हो गई बात। ठीक है जी और कोई क्वेश्चन किसी का कल की क्लास से? आपने वो बताया था कि हम ईएम में वो मैटर डाल रहे थे, तो आपने कहा था कि इस मैटर की वजह से हमारा ओपिनियन नहीं मॉडिफाई हो रहा। ठीक है, अच्छा ये जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो साथ ये जो मैं EOM लिख रहा हूं, इसमें एक चीज ज़हन में रखनी है कि EOM किस मामले के ऊपर आते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोजर, मतलब उस मामले के हवाले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो। तो और इसी वजह से जो ओपिनियन सेक्शन का आखिरी वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का जो आखिरी जुमला है वो क्या होता है? आर वेरी गुड, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर जी सर। जिस रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी को रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सकती है? Yes. अगर उसकी एफएस जो है वो ब्रेकअप बेसिस पे ना बने। चैप्टर 6 आइजा 570। सर रिपोर्ट में तो यही है। कैप्को की एनुअल रिपोर्ट ही से पढ़ाऊंगा, यही तो मजे की बात है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कैप्को की देख लिया आपने, कैप्को की एनुअल रिपोर्ट से। हाँ, तो आपसे फिर हम वो इनपुट लेंगे उसके ऊपर कि मुझे बताइएगा कि क्या डिस्कशन हुआ है वैसे। लेकिन मैंने भी कैप्को के एनुअल रिपोर्ट से ही वो पढ़ाना है, बिकॉज इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब हम ने चैप्टर 6 हमने ना ऑन पर्पस, मैंने आपको बता दिया, आपने देखे प्लानिंग फिक्स नहीं होती, वैसे प्लान के मुताबिक हमने आज चैप्टर 6 करना था, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, कौन सी डेवलपमेंट? रिजल्ट की अनाउंसमेंट, कि जिसकी वजह से ना प्लान बदल गया। अब इतना को पूछ रहा है तो मैं कितना छुपाऊं, रिजल्ट की अनाउंसमेंट है, उसकी वजह से मैंने प्लान बदल दिया। मैंने कहा थोड़े से ना ज़रा लाइट स्टैंडर्ड्स या लाइट एरियाज कवर कर लेते। चैप्टर 6 ना ज़रा एक हैवी चैप्टर्स में आते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे हम आ गए, आइजा 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस। अब ऐसे तो हम आपको पता है कोई चैप्टर स्टार्ट करते नहीं है, आइजा 500 तो याद होगा, मेरी लास्ट टाइम आया था, आया है लास्ट टाइम आया, लेकिन नहीं, अब ना स्कीम बहुत गंदी हो गई है स्कीम। ये जो पहले पता है क्या होता था, मतलब जो पिछली अटेम्प्ट में आ गया है ना, उसको हम कहते थे बस ये नहीं कि ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं टेस्ट होगा। भाई पिछली अटेम्प्ट में तो उसने मतलब कोई स्कीम, सारी स्कीमें फेल थी। तो शुक्र मैं कर रहा था कि मैंने कुछ गैस नहीं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो उस हिसाब से बताए हुए थे। लिखा हुआ है ना, दिखाएं जरा। तेरी पुरानी हो गई किसी की है। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट बी टेस्ट। यार ये आपने वैसे बुक इधर ना जगह जगह लिखा हुआ, तो शुक्र है आ गया था पेपर में। सेफ प्ले किया था ना, तकरीबन सारी जगहों पे लिखवा दिया था। नहीं सर, सारी पे नहीं है सर। नहीं, बहुत जगहों पे मतलब आया भी है पेपर में, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसलिए आपको पता है कि बताया हुआ आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मैंने इतनी दफ़ा बोला, मैंने कहा नाम बदल देना, तो वो पेपर के बाद मुझे यही कहते सर नाम तो बड़े सोचे थे पर पेपर आ गया जो आपने बताया था उसमें से, तो इसलिए नाम नहीं बदल सकते। आइजा 500 याद है? सर याद है सर। ऑडिट एविडेंस आइजा 500, और ये तो भूल ही नहीं सकते। ये थे सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑल्सो नोन एज टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। याद है ना? और ये कहता IIOIC ARR,
इसमें एक है सी, जो कि क्या था, कॉन्फर्मेशन। और इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, और मैं इसकी कितनी तारीफें करता था, याद है, कॉन्फर्मेशन की, रिटर्न एक्सटर्नल कि क्या 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 कहते थे, रिटर्न है, थर्ड पार्टी है, डायरेक्टली रिसीव्ड है, हाँ, इंटरनली जनरेटेड नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी है। बड़ी तारीफें करता था, बड़ा आसमान पे इस प्रोसीजर को मैंने बिठाया है। और प्रैक्टिकली भी जब कभी ऑडिटर्स को कन्फ्रंट किया जाए ना कि भाई ये सही नहीं हुआ काम, तो ऐसा देखिए हमने कॉन्फर्मेशन भी भेजी थी, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं। लेकिन सर कॉन्फर्मेशन भी ना एक तमीज़ से ये प्रोसीजर करेंगे तो बात बनेगी। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने के लिए जो असूल हैं उनको भी फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो कॉन्फर्मेशन को जो इतना आसमान पे हमने बिठाया कि कॉन्फर्मेशन से जो एविडेंस मिलेगा वो तो जी देखें रिटर्न भी है, देखें थर्ड पार्टी भी है, देखें डायरेक्टली रिसीव भी है। इसकी जो वक़्त है, इसकी वैल्यू तभी होगी जब आपने इस प्रोसीजर को वैसे ही परफॉर्म किया जैसे आयजा 505 ने कहा है। ये देखिए कितने सारी हैं, IIOICARR 8 है। इतना इंपॉर्टेंट है। क्या इंस्पेक्शन के ऊपर कोई आपके पास है ये क्या उसको बोलते हैं, इंस्पेक्शन के ऊपर आपके पास कोई आयजा है? नहीं। ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई आयजा है? नहीं। इंक्वायरी के ऊपर कोई आयजा है? नहीं। कॉन्फर्मेशन के ऊपर 500 में नहीं तसल्ली हुई, इनको तो 500 में ही समझा दिया। इसके लिए उसने कहा अलग बताऊंगा। समझ रहे? एक अलग से इज्जत दी गई है कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर को। स्टैंडर्ड क्या है? 505। सर ये इतनी रिलायबल है, अगर कंपनी ने फेक इनवॉइस इशू मतलब सील की हुई है और कंफर्मेशन भी आ जाती है सर, तो फिर तो फायदा नहीं। देखें फुल प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज रादर देन, मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस क्या बोले? परवेसिव, परसुएसिव। मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस परसुएसिव। ये पिछली दफा आया कि में रिवीजन चल रही थी, तो जो रिवीजन करा रहे थे वो भी यही बोल रहे थे, मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस परवेसिव, परवेसिव, परवेसिव नहीं, परसुएसिव। आयजा 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, ये भी ज़्यादा हो गया वैसे। आयजा 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस, आयजा 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस। यहाँ पर गाइडेंस है बेसिकली, यहाँ पर गाइडेंस है बेसिकली कि कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर किस तरीके से करना है। गाइडेंस है कि कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर किस तरीके से करना है। एक तो बात मुझे इधर समझ में आ गई है कि भाई बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि रिटर्न है, बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि थर्ड पार्टी है, बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि डायरेक्टली रिसीव्ड है। ये तो तारीफें हो गई, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल, क्या ये अब लिंक करके चलूंगा, क्या ये प्रोसीजर परफॉर्म करना एक ऑडिट में मैंडेटरी है? तो इसका जवाब आयजा 500 में ही गिवन है कि द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि क्या हो, एप्रोप्रिएट हो उस ऑडिट इंगेजमेंट के हिसाब से। ये फैसला ऑडिटर ने करना है कि जो भी प्रोसीजर उसको लगता है एप्रोप्रिएट है उसके हिसाब से। अच्छा, जो अब मैं बात करने जा रहा हूं, जो शर्फ कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर को मिला है ना, वो शर्फ और किसी प्रोसीजर को हासिल नहीं हुआ। बाकी किसी प्रोसीजर के बारे में स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा कि लाजमन कंसिडर जरूर करना कि ये प्रोसीजर करना है या नहीं, लेकिन ये जो कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर है ना, इसके बारे में स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? ऑडिटर shall consider whether to use external confirmation
एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ये बात ज़रा समझ लीजिएगा। इस जुमले को पढ़ के ये समझ में आता है कि अभी तो मैं कह रहा था ये मैंडेटरी नहीं है, ये तो लिखा शैल का मतलब क्या होता है? लाजमी। कंसिडर करना लाजमी है, और किसी प्रोसीजर के बारे में ये नहीं कहा कि इसको कंसिडर जरूर करना। इधर भी क्या है लेकिन कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर के लिए क्या कहा? कोई भी ऑडिट हो, एक दफा देखना जरूर कि कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर करना है या नहीं करना। एक दफा देखना जरूर कि कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर करना है नहीं करना। उसके बाद दो फैसले हो सकते हैं। उसके बाद दो फैसले हो सकते हैं जब आपने ये कंसिडर कर लिया। एक फैसला क्या होगा कि यस कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर करना है, और दूसरा फैसला है नो, डू नॉट परफॉर्म या डू नॉट यूज एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ये दो ही सर हो सकते हैं। ड्यूरिंग ऑडिट भी हो सकता है कि चेंज करना पड़े। हाँ, ड्यूरिंग दी पूरे ऑडिट में किसी भी टाइम पे आपने कंसिडर लाजमन करना है कि एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर करना है या नहीं। यहां तक बात सही है। प्रोसीजर तो जो भी हो, प्रोसीजर तो जो भी हो वो होता सैंपल बेसिस पे ही है। प्रोसीजर तो जो भी हो वो होता सैंपल बेसिस पे ही है। लेकिन क्या सैंपल बेसिस पे भी करना है या नहीं करना, इसको कंसिडर जरूर करना है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के लिए कंसिडर करना लाजमी नहीं है, लेकिन इस कंसिडर, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर आपने को ऑडिट किया ना जिसमें आपने कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर नहीं किया, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने इस चीज को कंसिडर भी नहीं किया, आपने इस चीज को अगर कंसिडर भी नहीं किया, वो प्रॉब्लम है। और कैसे पता लगेगा कि एक ऑडिटर ने कंसिडर किया है इस प्रोसीजर, एक ऑडिट में नहीं किया हुआ कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर, तो पता कैसे लगेगा कि उसे कंसिडर किया या नहीं किया? डॉक्यूमेंटेशन से। ऑडिटर का जो रिकॉर्ड है ना, ऑडिटर की जो फाइल है, वहां से पता लगेगा कंसिडर किया या नहीं किया। अच्छा, क्या ऐसी सिचुएशंस आपके ख्याल में हो सकती हैं कि ऑडिटर चूज करे कि भाई मैंने ये नहीं करना प्रोसीजर? आपको अदर एविडेंस कुछ बेहतर अवेलेबल नजर आ रहा है, या समटाइम्स बहुत पॉपुलरली प्रैक्टिकली रीजन पता है क्या होता है? नहीं, मैनेजमेंट लिमिटेशन तो फिर मसला है। फिर तो हम स्पेसिफिक भेज सकते हैं सर, फिर तो हम स्पेसिफिक इंक्वायरी भेज सकते हैं, फिर तो हम कुछ तरीके से ऑडिट कर देंगे ना, फ्रेम कर देंगे। असल में जो प्रैक्टिकली सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि आपके पास जो कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर है वो आप उसमें एक एफर्ट इन्वॉल्व है। आपने एक सैंपल सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें लेटर्स बनानी है, मैनेजमेंट से उनका दस्तखत कराना। मैनेजमेंट की मर्जी के बगैर तो नहीं भेज सकते। उन्होंने दस्तखत कर दिए, फिर आपने डिस्पैच किए, फिर जवाब आएगा, उसको इवैल्यूएट। लेकिन आपने हिस्टोरिकली देखे हर साल आप ये प्रोसेस करते हैं, जवाब ही नहीं आता। जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि कोई कानून नहीं है कि जी थर्ड पार्टी जवाब देने की पाबंद है, कोई पाबंदी इस तरह की नहीं है, तो जवाब ही नहीं आता। तो आपने एक प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया कि भाई मैं पिछले 3 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, कॉन्फर्मेशनें भेजता हूँ, उस पर टाइम लगाता हूँ, जवाब नहीं आता, फिर मुझे कुछ और प्रोसीजर्स के थ्रू साई ऑब्टेन करना पड़ता है। इस दफ़ा मैंने नहीं कॉन्फर्मेशन भेजनी, उसका एक रीज़न आपने डॉक्यूमेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब अगली बात क्या है, अगर आप वैसे फर्म में जाके आप ये बात करेंगे ना तो वो हंसेंगे। आप कभी अपने सीनियर से ये बात नहीं आपने करनी है कि हम कंसिडर करते, क्योंकि मुझे कोई ऑडिट नहीं याद जिसमें हमने कॉन्फर्मेशन ना भेजी हो। कोई ऑडिट नहीं मैंने ऐसा किया जिसमें इतना ये फेवरेट प्रोसीजर है ऑडिटर का। लेकिन स्टैंडर्ड्स की रूह से ना ये इसको कंसिडर करना तो लाजमी है, ये प्रोसीजर परफॉर्म करना लाजमी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। लाजमी तो नहीं है ना कि करना। अच्छा हाँ, जरा फर्क देखेगा।
कोई भी प्रोसीजर लाजमी नहीं है इनमें से, प्रोसीजर तो कोई भी, लेकिन इसके बारे में जो एक चीज लाजिम की गई ना, इसको कंसिडर जरूर करना है कि करना है ये प्रोसीजर परफॉर्म या नहीं करना। तो ये हो गया यस, ये हो गया नो। अगर तो आपका फैसला है कि भाई नो, हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना, तो फिर तो इस आयजा को मजीद कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये प्रोसीजर ही नहीं परफॉर्म करना, तो इस आयजा में तो गाइडेंस इस प्रोसीजर के ऊपर होगी ना। नहीं समझ आ रही? तो आपने वो प्रोसीजर नहीं किया। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि आप कहते हैं यस ये प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करना है। अब जब मैंने ये फैसला किया ना कि हाँ मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो इसमें क्या एंगल्स मैंने कंसिडर करनी है, इसमें मैंने क्या एंगल्स कंसिडर करनी है। कॉन्फर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को भेजी जाएगी। किसको कॉन्फर्मेशन, किसको भेजनी है? इंग्लिश कर देता हूं। फ्रॉम whom टू कंफर्म, what to confirm, how to confirm, when to confirm, who will send। मतलब ऐसा 5 वाइड होते हैं, वो सारे परमिशन। एग्जैक्टली, वो जो W's है ना, वो बेसिकली अब आपने व्हाट, किससे कंफर्म करने, किससे कंफर्म करने, हाँ वाई रह गए, चलें जो एक वाई रह गया उसको भी ऐड कर देते हैं। वाई तो देखिए हमने ऑलरेडी देख लिया ना जब कंसिडर किया, तो वाई तो उधर कवर हो गया। फ्रॉम whom टू कंफर्म, किससे पूछने, क्या पूछने, मतलब किससे क्या, कैसे, कब, कौन भेजेगा, ये वाले मामलात जो हैं वो हम इसमें देखेंगे। किससे पूछना है, क्या पूछना है, कैसे पूछना है, कब पूछना है, कौन कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। अब इसके बेसिकली जो जवाबात हैं ना इन मामलात के, वो हमें उसके ऊपर गाइडेंस आयजा 505 ने दी। अगर आप आ जाएं बुक में चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर कौन से, 74। आयजा 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस ऑल्सो नोन एज सर्कुलराइजेशन। अगर ये आई कैप की बहुत आदत है, कभी कभी ना वर्ड से घुमा देते हैं, तो सर्कुलराइजेशन इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट, डेफिनेशन से स्टार्ट हो रही है बात। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट, अंडरलाइन कर ले इस वर्ड को, डायरेक्ट को। रिटर्न, अच्छा रिटर्न के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन, मतलब ईमेल पे भी जवाब आ सकता है, और अदर मीडियम। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर, थैंक यू वेरी मच, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी मतलब इन हाउस लीगल काउंसिल मुझे लिख के भी एक बात दे दे, और मैंने खुद डायरेक्टली मेरे हाथ में वो लिखी हुई बात पकड़ाए, तो भी वो कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी नहीं। ठीक है, उसको बताऊंगा उसको क्या नाम देंगे। पेपर जी, और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा और कौन सा मीडियम हो सकते हैं? स्टैंडर्ड्स जो है ना वो ओवरऑल
वो कह रहे हैं अब कोई और मीडियम भी निकल आया ना तो डेफिनेशन ऐसी हो जिस तरह लॉ की डेफिनेशन होती है ऑल एनकम्पसिंग, कि सारी पोजीशंस को कैप्चर कर लें कि किसी भी मीडियम से रिसीव हो। अच्छा आइज ये हम पढ़ तो आइजा 505 थे, ये 330 कहाँ से आ गया? ये बात क्योंकि 330 में हुई हुई थी ना, तो उधर से ये चीज लिंक कर ली है। आइजा 330 स्टेट्स दैट ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म्ड एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये वही वाली बात है, कंसिडर लाजमन करना है। अच्छा अब इसमें बुक में जो पहली चीज है वो क्या आ रही है? टाइप्स ऑफ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। मतलब इसमें ये जो हाउ है ना, इसमें से ये जो हाउ है ये बेसिकली आपकी बुक में ए में कवर हो रहा है। क्या आ रहा है? टाइप्स ऑफ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अच्छा मीडियम के लिए क्या होगा कि हाउ टू कंफर्म, क्या आप इसको लेटर के थ्रू भेजेंगे या किससे भेजेंगे? इसमें डिफरेंट एंगल्स है। एक एंगल ये है, बाकी मीडियम भी इसमें बिल्कुल आ जाएगा। हाउ टू कंफर्म में जो एक एंगल है वो क्या है? टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अच्छा कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट की टाइप्स को बताने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। ये स्पेशली जब आम क्लास होती है तो आपने अक्सर नोट किया होगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हाँ जी समझ आ गया, आप लोग स्टिल होते हैं विदाउट एक्सप्रेशंस, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को झंझोड़ता हूं, मैं कहता हूं नहीं नहीं जान ना छुड़ाएं। ये मेरा आप लोगों ने पता नहीं मजाक बनाया हुआ होगा कि ये कहते हैं जान ना छुड़ाएं। फिर वो बोलते आगे से कहते हैं नहीं सर समझ आ गई है, आगे से स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर समझ। ये जो जवाब होता है ना, बस मैं इन अल्फाज का मैं मुंतज़िर होता हूं कि नहीं सर समझ आ गया, बोल के कहें, कंफर्म करें। अच्छा एक तरीका क्या होता है, जूम सेशंस में जब मैं कभी पढ़ाता रहा होता हूं ना, तो उसमें मुझे जो चीज़ सबसे बुरी लगती है, मैं बोल रहा हूं सब समझ आ गई है, अच्छा अब ना खामोशी होगी। आप लोगों ने मेरे साथ जूम सेशन बल्कि एक आध अटेंड किया है ना, उसमें फिर मैं एक बात आपसे करता था कि नहीं इसमें ना चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि ऑल इज वेल, फिर धड़ाधड़ ऑल इज वेल लिख के ये जो जवाब आता था, इसको ये मैं आपसे ना ले रहा होता था कॉन्फर्मेशन, और इसको कहते हैं पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन। वो जो होता है ना कि मैंने पूछा सब समझ आ गया, आप लोग बुत बन के बैठे रहे खामोश, तो ये क्या है? वो जो आपने अभी क्या बात की थी, खामोशी नीम रजामंदी, कि चुप है मतलब इसका आप लोग दिल में क्या कह रहे होते हैं, भाई चुप है ना तो मतलब समझ आ गई है, कोई सवाल होता तो पूछ लेते। ये होती है नेगेटिव कॉन्फर्मेशन। ये क्या होती है? नेगेटिव कॉन्फर्मेशन, के सवाल की सूरत में पूछ लेंगे। तो जो ऑडिटर भी कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बनाते हैं ना, उनकी दो टाइप्स हो सकती हैं। मतलब इनमें से ऑडिटर को चूज करनी होती है एक टाइप, वो जो है कि कैसे भेजनी है कॉन्फर्मेशन, वो उसमें ऑडिटर चूज करता है कि पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन भेजनी है या नेगेटिव कॉन्फर्मेशन भेजनी है। पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन में क्या होता है कि ऑडिटर सवाल करते हैं और हर सूरत में उसको जवाब चाहिए होता है थर्ड पार्टी का या इंटरनल पार्टी का। इंटरनल का तो हो ही नहीं सकता, थर्ड पार्टी का लाजमन जवाब चाहिए होता है, वो भी रिटर्न फॉर्म में, वो भी डायरेक्टली रिसीव हो। तो ये है पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन। नेगेटिव कॉन्फर्मेशन क्या होती है? जिस तरह आप ना कभी बैंक स्टेटमेंट अगर निकलवाएं ना, तो उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि ये स्टेटमेंट आपको इशू की जा रही है, अगर इस स्टेटमेंट की डेट के 14 दिन के अंदर अंदर आपने हमसे राब्ता ना किया तो ये समझा जाएगा कि आपको इस स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं उन पे कोई एतराज नहीं है।
14 दिन गुजर गए, आपने कोई एतराज़ नहीं किया, तो क्या एज्यूम किया जाएगा कि आपको कोई एतराज़ नहीं है, ऑल इज़ वेल। ये क्या है? ये नेगेटिव कॉन्फर्मेशन है। बात थोड़ी सी फ़र्क समझ में आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्फर्मेशन में, कि पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन में हर सूरत में ऑडिटर को थर्ड पार्टी से जवाब चाहिए। नेगेटिव कॉन्फर्मेशन इस तरह से होती है कि आपने जो कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी उसमें जो चीज़ आप कंफर्म कर रही हैं, अगर वो थर्ड पार्टी उससे एग्री नहीं करती तो जवाब दे, अगर एग्री करती है तो जवाब ना दे। ठीक हो गई बात? मतलब रिस्पॉन्ड ओनली इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट। आपने कस्टमर को पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट अगर भेजी है ना, तो आप कहेंगे कि भाई ये बैलेंस कंफर्म कर दो। हमारे क्लाइंट की बुक्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मैं ऑडिट कर रहा हूं पाकिस्तान टोबैको कंपनी का, इसका एक कस्टमर है, AFF सपोज ऑडिटर है, ऑडिटर इसके कस्टमर को क्या भेजेगा? कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अब वो उसमें अगर पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहे तो कहेगा कि भाई पीटीसी के बुक्स में तुम्हारा 1 मिलियन का रिसीवेबल आ रहा है, मतलब तुम्हारी तरफ से पीटीसी ने 1 मिलियन का रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या वाकई तुमने 1 मिलियन इसके देने हैं इस कंपनी के? ये क्या है? पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन कि चाहे अगर देने हैं तो भी बताओ, नहीं देने तो भी बताओ। लेकिन अगर नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होगी ना, तो वो कहेगा कि 1 मिलियन का रिसीवेबल है, अगर तुमने 1 मिलियन का रिसीवेबल नहीं तुम्हारा बनता, कुछ डिफरेंट अमाउंट है, तो जवाब दे दो, वरना यह समझा जाएगा कि तुम इस अमाउंट से एग्रीड हो। ये क्या है? नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। मतलब पॉजिटिव में रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ response from third party is required in case of agreement and disagreement, जबकि नेगेटिव कॉन्फर्मेशन में रिस्पॉन्स required only in case of disagreement। अगर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है तो उसमें अब अभी तो वो है भेजने के मराहिल में है, अभी तो भेजा भी नहीं है, वो आगे की स्टेज होगी। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन में भी ना फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक होती है फील्ड रिक्वेस्ट और एक होती है ब्लैंक रिक्वेस्ट। फील्ड रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? ये जैसे मैंने पीटीसी के कस्टमर को ना ऑडिटर ने बता दिया 1 मिलियन तुमने देना है या नहीं। और एक और इससे भी एडवांस तरीका जो ज़्यादा अच्छा तरीका मुझे लगता है कि होता है, वो ये आप अमाउंट उसको बताएं ही ना। फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं होते हैं, एक ब्लैंक डाल दें कि आपने कितने पैसे देने हैं, ये भर के दें। ओपन, इसको कहते हैं ओपन वर्सेस क्लोज्ड कॉन्फर्मेशन। क्लोज कॉन्फर्मेशन में तो आपने खुद बता दिया ना, तो आ जाएं। तो हमने तो मटेरियल में स्टेटमेंट ही डिटेक्ट करनी है ना, तो फिर उसको रिजॉल्व करेंगे ना। अभी वो जो इश्यूज वाली बात है ना, जो जवाब आ जाएगा या जवाब ना आए, वो अभी थोड़ी सी देर में आ रहे हैं। लेकिन इस बात को आपने लाजमन इस तरीके से देखना है कि ये चीज़ किस तरीके से ऑपरेट करेगी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है फील्ड रिक्वेस्ट, ब्लैंक रिक्वेस्ट। समझ में आ गई? हाँ, ज़रा अब इसको बुक से रेकंसाइल कर लेते हैं। पेज नंबर 74, 8 types of confirmation request. A, positive confirmation request. A request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request। मतलब field request। ये बात समझ में आ रही है?
टूट ही ना जाएगी, ये फील्ड रिक्वेस्ट है, ये बात सही है ना। प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन मतलब आप उसको कहते हैं मुझे बताओ तुमने इस कंपनी के कस्टमर को कह रहे हैं पीटीसी के, बताओ तुमने पीटीसी के कितने पैसे देने हैं, तो ये क्या है, ये है ब्लैंक रिक्वेस्ट। थोड़ी बहुत समझ में आ रही है बात। अगला पॉइंट क्या है, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या, आ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ the confirming party disagrees with the information provided in the request। इससे एक बात तो आपको समझ आ गई कि नेगेटिव कॉन्फर्मेशन कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती, उसमें आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी जिसके साथ, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो वो थर्ड पार्टी बता सकेगी ना कि हमारा एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट हो तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, डिसएग्रीमेंट के केस में जवाब लाजिम है। ये बात समझ में आ रही है। तो सर वो कोई टाइम पीरियड तक हम लोग, हाँ टाइम बार कर देते हैं कि इतने दिनों के, अगर वो जैसे नहीं बैंक का वो मैं बता रहा हूँ, वो टाइम बार कर देते हैं कि इतने दिनों के अंदर जवाब नहीं आया तो। या समटाइम जब हम आपस में एग्री कर रहे होते हैं कि अगर इस टाइम तक मैंने तुम्हें ना कॉल की तो इसका मतलब है मैंने नहीं आना। अगर इस टाइम तक, ये नेगेटिव कॉन्फर्मेशन होती है। फिर भी लेकिन आपने नोट किया, ये हमारी बात हुई होती है कि अगर इस टाइम तक मैंने कॉल ना की तो चले जाना, मैंने नहीं आना। फिर भी लेकिन आपने देखे हम कॉल कर लेते हैं। इससे क्या सबक मिल रहे कि दोनों में से कौन सी आपके ख्याल में ज्यादा रिलायबल है? क्योंकि यहां पर ना बहुत से इफ्स एंड बट्स है, जवाब पता नहीं क्यों नहीं आया, जवाब ये भी एक रीजन हो सकता है। मोबाइल फोन खुदा ना खास्ता स्नैच हो गया हो, हाँ अल्लाह रहम करे। किस तरह की आप लोग बातें सही सोच रहे हैं। वैसे देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से जवाब नहीं आ सकता। तो नेगेटिव कॉन्फर्मेशन का भी यही मसला है, खत पहुंचा ही नहीं, आपको ना रिसीव हुआ हो, वो तो खैर दोनों में ही है। खत पहुंचा ही नहीं या पहुंचा उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया कि मेरे पास और बहुत टेंशन है, मैंने इसके सवालों के मैं जवाब नहीं दे सकता, ना ही मेरे ऊपर कोई पाबंदी है। ईमेल भी हो तो ईमेल स्पैम में चली गई, मतलब देख ही नहीं रही आपकी स्टैंडर्ड ईमेल्स में। अच्छा देख भी गई, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरे पास जब 20 टास्क लिस्ट होती थी ना, 20 टास्क होते थे मैनेजमेंट के रोल में जब मैंने काम किया, मतलब एज अ रिस्पॉन्डिंग पार्टी अगर मैं देखूं, मेरे पास 20 टास्क लिस्ट होती थी ना, तो उसमें आता था कि ये जी एक कॉन्फर्मेशन है, एक साइड पे रख देते थे। कई बार मतलब साल के एंड पे जब वो नहीं होता, कभी कभी हफ्ता सफाई मनाया जा रहा होता है कि डेस्क क्लीन अप करे, उसमें जब देखते थे तो अच्छा ये कभी कॉन्फर्मेशन भी आई थी। मतलब लीस्ट नहीं, उस टाइम तक तो ऑडिट हो के अकाउंट्स भी इशू हो गए, मतलब जिसको कहते हैं ना लीस्ट प्रायोरिटी है, मतलब नखरों का ही मसला है असल में। तो इसका मतलब है रिलायबिलिटी का तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ गई कि क्या चीज़ ज़्यादा रिलायबल है और क्यों। What provides more reliable audit evidence, a positive or a negative confirmation request? इसका जवाब है negative confirmation request provide less persuasive and less reliable audit evidence as compared to a positive confirmation request. As compared to a positive confirmation request. कंपनी लिमिट कर सकती है क्या पॉजिटिव भेजिंग या नेगेटिव? कंपनी वो लिमिट रख सकती है। ये किसके प्रोसीजर्स हैं? ऑडिटर के। तो अपने प्रोसीजर्स के बारे में फैसला ऑडिटर खुद करेगा। Negative confirmation request provide less persuasive, less reliable evidence as compared to reasons are as follows. Risk of non-receipt of confirmation request, non-receipt के वर्ड को अंडरलाइन कर लें कि by the intended confirming party. Number 2, if confirmation request receive not verifying the accuracy of information in the request, तकलीफ ही नहीं की कि अपने रिकॉर्ड्स को देखें। इस कस्टमर ने अगर ये बताना है कि भाई मेरा वाकई मैंने 1 मिलियन देने हैं, तो उसके लिए
अपनी फाइल्स अपने रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे ना, मसरूफ है, मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से शायद, तो जवाब इसलिए नहीं आया कि वो एग्री कर रहे, जवाब इस वजह से नहीं आया क्योंकि मेहनत करनी पड़ी थी, वो कामचोर था रिस्पॉन्डिंग पार्टी। तीसरी बात, बायसनेस ऑफ कंफर्मिंग पार्टी बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट व्हेन द इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट इज फेवरेबल टू देम एंड वाइस वर्सा। अगर आपने भेजे 1 मिलियन की और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको ज्यादा पेमेंट आ रही तो वो कितना है, वो कहेंगे 1 मिलियन। ये बात इनकी समझ में आई। बात क्या कर रहे हैं कि भाई पैसे मैंने देने थे, मैं फॉर एग्जांपल आपकी मिसाल ले लेता हूं, इन्होंने मेरे पैसे देने हैं 400 रुपए, 200 वो वाले और 200 एक और हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहे, तो टोटल देने 400 रुपए। मैं इनको कॉन्फर्मेशन भेजूं कि भाई आपने मेरे 350 रुपए देने हैं, ये तो मान जाएंगे, आप मान गए हैं ना। मैं तो 400 तो ये वाली कहानी भी हो जाती है, बायसनेस ऑफ द रिस्पॉन्डिंग पार्टी। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सो वाइस वर्सा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला क्यों नहीं अराइज होगा? क्योंकि ये जो कॉन्फर्मेशन भेजी ना, ये मैनेजमेंट से पहले इजाजत ली, मैनेजमेंट से पहले इजाजत ली। सिर्फ पॉजिटिव में भी तो ये काम हो सकता है ना। आई एम सॉरी, पॉजिटिव कंफर्मेशन में तो ये काम हो सकता है कि वो 1 मिलियन के भेजे तो वो कहे हाँ 1 मिलियन की, हालांकि उनके पास में 2 मिलियन का काम है। यकीनन हो सकता है, लेकिन चलो कुछ जवाब तो मुझे एज एन ऑडिटर कुछ रिसीव तो हुआ ना इन राइटिंग। यहां पर तो जवाब ना आने का एक रीजन हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, लेकिन 3 और रीजंस भी मैंने पढ़ लिए हैं। ये बात समझ में आ रही है? सर इसमें वाइस वर्सा कैसे होगा? वाइस वर्सा कैसे? वाइस वर्सा मतलब रिसीवेबल होना। हमने अगर किसी को भेजा कि हमने किसी से कंफर्मेशन भेजा कि हमने रिसीव करना है आपसे, हाँ हाँ, ज्यादा लिखना और तो पेबल्स में उलट हो जाएगा। ठीक है। While evidence from response to positive confirmation request is generally regarded as more reliable, the same is not foolproof due to the following reasons. आपने जो अभी सवाल कर रहे थे कि पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को इतना, आप बेसिकली ये पूछ रहे थे उसको भी इतना सर पे ना चढ़ाएं, उसमें भी मसले हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि while evidence from response to positive confirmation request is generally regarded as more reliable, आम तौर पर यही होता है, लेकिन वो भी इतना कोई फूल प्रूफ नहीं है। जैसे कि कंफर्मिंग पार्टी इल इन्फॉर्म्ड है, इल इन्फॉर्म्ड का मतलब उसको पता ही नहीं है। सोचें, कस्टमर के को अपने प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग है ही नहीं। ये कस्टमर एक सोल ट्रेडर है, एक पार्टनरशिप है, और वो को प्रॉपर अकाउंट्स नहीं मेंटेन करे, तो उनके सारे रिकॉर्ड्स मिक्स हुए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने किस पार्टी से कितने पैसे लेने हैं, किस पार्टी को कितने पैसे देने हैं। तो वो तो आपको जवाब दे भी दे तो उसकी रिलायबिलिटी नहीं होगी। दूसरी चीज, कंफर्मिंग पार्टी कैजुअली रिस्पॉन्ड्स विदाउट चेकिंग द रिकॉर्ड्स। आप लोग नहीं जैसे टेस्ट को बिल्कुल कैजुअल लेते हैं, बगैर पढ़े, जो कोई स्टूडेंट्स बगैर पढ़े, आप लोगों में से कोई बगैर पढ़े टेस्ट देते? हाँ, किधर मानना है आप लोगों ने? तो अगर कोई बगैर पढ़े, फॉर एग्जांपल कोई पिछले बैच के स्टूडेंट्स की बात करें, वो लोग बगैर पढ़े टेस्ट देते थे, तो ये क्या है, वो टेस्ट को कैजुअल ले रहे थे, तो जैसा उस केस में जैसा रिस्पॉन्स आता है वो कोई रिलायबल होता है? तो बिल्कुल इसी तरह आपको जवाब तो आ गया, उसने कहा भाई बार बार इन्होंने दिमाग खाया हुआ है, बार बार फॉलो अप कर रहे हैं, रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, इनको जवाब बस कर दो। हाँ, ब्लॉक भी कर सकते हैं, या अगर ब्लॉक करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर उस केस में आपने माइनर भी रह सकते हैं इन दोनों कंफर्मेशन के दरमियान। आई एम सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग एक जितना रह सकते हैं, बराबर के पॉजिटिव बेस और नेगेटिव। नहीं, आपने चॉइस करनी है। देखें, ये तो अजीब सी मतलब मसले में ऑडिटर भी फंस जाएगा। यहां पर आप पूछ रही हैं ये भर के दो, ब्लैंक रिक्वेस्ट भेज दी, इन दोनों में से कोई एक, और एक में आप कह रहे हैं जवाब देना उस सिचुएशन में कि अगर डिसएग्री करते हो। अब वो क्या करे? अब इसमें मसला क्या होगा? अब वो क्या करे? अगर इस रूल को देखते और एग्री कर रहे
तो जवाब देना बनता ही नहीं है। इसके तहत दोनों केसेस में जवाब देना बनता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सर फॉलो अप के लेके पहले वो पॉजिटिव भेज दे तो फिर भी वो जवाब ना दे तो फिर नेगेटिव। असल में उसका वो पर्पस नहीं सर्व होगा। अभी थोड़ी सी देर में आपका जो कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रही है ना, वो बड़ी जेन्युइन है, वो आगे क्लियर होने लगी है। सर अगर नेगेटिव का जवाब आ जाए सर, जी जी, नेगेटिव का अगर जवाब आ जाए तो फिर क्या करना है? अभी तो मैं उधर तक नहीं पहुंच पा रहा, अभी तो मैं इधर फंसा हुआ हूं। किसको भेजनी है, क्या पूछने, कैसे पूछने, कब पूछने, कौन भेजेगा, अभी ये तो आगे की स्टेज है। अब इसके बाद और इसमें तो फिर बहुत सी पॉसिबिलिटीज है, जवाब आ जाए, जवाब ना आए, ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। उस पे वी विल आधा जवाब आए। आपने पढ़ा हुआ है ऑडिट पहले? बड़े अच्छा आपने वैसे बात किया, बड़ी बारीक बात है कि आधा जवाब आए, नामुकम्मल, इनकम, आप लोगों को इनएडिक्वेट हो, इनएडिक्वेट हो। आई एम सॉरी, बड़े बड़े पैराग्राफ भेज दें, वो एक लाइन का जवाब है। बड़ा पन है उनका, मैंने तो इसीलिए दाद दिए बगैर मैं भी रुका नहीं हूं। In view of the above, there are 4 conditions for using negative confirmation request to obtain audit evidence. यहां पर जरा रोक जाएं। मसला बेसिकली ये आ रहा है, इन दोनों में से चूज कौन सी करनी है। आपके ख्याल में वैसे पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए, आप लोगों ने ऑडिट आई नो नहीं किया हुआ, लेकिन आपके ख्याल में कौन सी कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आमतौर पर यूज होती होगी? पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव ईगो का मसला है। नेगेटिव है क्योंकि नहीं सर, नेगेटिव में ईगो का मसला आ जाएगा क्योंकि बदमाशी दिखा रहा है। तो जवाब ही देंगे नहीं, वो भी देते हैं जवाब। गैस करें। असूलन तो पॉजिटिव होनी चाहिए, और क्योंकि सबका मसूल के मुताबिक ही होते हैं तो पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यूज होती है। क्योंकि नेगेटिव तो जवाब ना आने का एक रीजन, एक मतलब क्या निकाला जा सकता है कि कोई एग्रीड है, वो उसको कोई टेंशन है, लेकिन जवाब ना आने के 3 और भी मतलब है ना, और वो 3 और मतलब इस कल्चर में बड़े अच्छे से सच्चे पाकिस्तानी की सच्चे मतलब इस कल्चर में नहीं, ऐसी बात नहीं है, और भी कंट्रीज में इस तरह का इशू आ सकता है। तो कहने से मुराद है कि प्रैक्टिकली वैसे ना पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब 95% ऑडिट्स जो मैंने किए हैं, मैंने पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है, बिकॉज दिस इज एज कंपेयर टू नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डेफिनेटली ये ज़्यादा रिलायबल है। मैं आपसे 2 सवाल जब मैं आपसे सवाल पहले पूछता हूँ कि जी समझ आई है, आप लोग खामोश रहते हैं, मेरी तसल्ली नहीं होती। उस टाइम आपने मुझे नेगेटिव कॉन्फर्मेशन दे दी होती है, खामोशी रख के आपने मुझे नेगेटिव कॉन्फर्मेशन दे दी होती है, मुझे तसल्ली नहीं होती, मैं आपसे पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन लेता हूँ कि समझ आई है, बोलो कि हाँ क्लियर हुआ है। तो पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन इज डेफिनेटली वे मोर रिलायबल एज कंपेयर टू नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। तो फिर ये ऑडिटर ने इसकी खप क्यों करनी है? जब वो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजे, जवाब ना आए तो फिर साइन मतलब जान छुड़ाने वाली बात अब आप कर रहे हैं ना। इसीलिए ऑडिटिंग किसी आम स्टैंडर्ड्स या अपने मन की मर्जी, अपने दिल की मर्जी के मुताबिक नहीं है। आप फिर ये ना लिखिएगा कि वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजाज, क्योंकि आइजाज ने कहा है शौक है तो यूज कर लेना नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, लेकिन उसके लिए ना कोई 4 कंडीशंस लगा दी। उसने कहा ये 4 कंडीशंस जब तक पूरी नहीं होंगी ना, और चारों की चारों, ये जरा बोले चारों की चारों, दोबारा चारों की चारों कंडीशंस जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आप नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं यूज कर सकते। इतना पैथेटिक सोर्स ऑफ एविडेंस है, इतना पुअर सोर्स ऑफ एविडेंस है कि उसने उसके ऊपर 4 शराइत लगाई कि ये 4 मतलब 1 2 3 4 एंड के साथ है, और के साथ नहीं है कि 1 and 2
एंड 3 एंड 4, ये चारों कंडीशंस अगर पूरी हो तो आपने बेसिकली कॉन्फर्मेशन, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करनी है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर आप किस पे जाएंगे? पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन। वो 4 कंडीशंस क्या है, उसमें से कुछ कंडीशंस का तो आपको आइडिया पहले से ही है। एक तो डेफिनेटली चीज क्या होगी कि रोम क्या हो, एक हाई रिस्क एरिया के ऊपर, एक एरिया पहले ही हाई रिस्क है, आप नेगेटिव कॉन्फर्मेशन भेजें, किधर से पूरी पड़ेगी? बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज जो एक्सेप्शन रेट है उसके बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी क्या हो, लो एक्सेप्शन रेट। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं और जो थर्ड पार्टी के रिकॉर्ड्स हैं उसमें डिफरेंसेस के चांसेस बहुत कम हों, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, उसके बाद रिस्पॉन्ड, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो अभी हमने बुराइयां की थी नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट की, उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की हमने बुराई की थी ना, वो थी कि कंफर्मिंग पार्टी जो है ना वो बहुत फजूल है, वो लापरवाह है। तो एक्सेप्शन रेट का क्या मतलब है? एक्सेप्शन रेट का मतलब है, एक्सेप्शन का मतलब होता है डिफरेंस। देखें, एक बैलेंस है जो कि पीटीसी की बुक्स में आ रहा है अबाउट कस्टमर ए। पीटीसी के टी अकाउंट, पीटीसी ने जो अपना टी अकाउंट बनाया हुआ है रिसीवेबल ए का, उसमें एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कितना, 1 मिलियन का। ये जो कस्टमर ए है इसमें एक आ रहा होगा पेबल टू पीटीसी, उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है क्या, उसका भी क्लोजिंग बैलेंस 1 मिलियन का ही है। तो आप ना एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं कि भाई एक्सेप्शन रेट हाई है या लो है, मतलब कितने डिफरेंसेस एक्सपेक्टेड हैं कंपनी के रिकॉर्ड्स में और थर्ड पार्टी के रिकॉर्ड्स में। आप एक एक्सपेक्टेशन फ्रेम करते हैं। अभी ये एक्सेप्शन के ऊपर ना आगे पूरा एक टॉपिक आने इसी आयजा में। ठीक हो गई बात एक्सेप्शन रेट की। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, हमने सबसे ज्यादा बुराइयां नेगेटिव कॉन्फर्मेशन में रिस्पोंडेंट की कि कैजुअल होता है, रिस्पॉन्ड ही ना करे, देखे ही ना। तो रिस्पोंडेंट के बारे में ना एक एक्सपेक्टेशन, रिस्पोंडेंट के बारे में एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होना कि रिस्पोंडेंट इग्नोर नहीं करेगा कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को। अच्छा बंदा, हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो रिस्पोंडेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है। और सॉरी आपका कह रही मैं कह जस्ट इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, रोम एक्सेप्शन रेट रिस्पोंडेंट के बारे में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, वो इग्नोर नहीं करेगा कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को। अच्छा, जो चौथी कंडीशन है ना, असल में मसला एक चीज शायद आपके किसी के दिमाग में ये भी आ रही हो, ये इतनी बुराइयां कर रही हैं इसके बारे में, तो ये आयजा ने इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाए है इतनी, हाँ तो इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया सर कि कुछ ये ना एक प्रैक्टिकल मसला ऑडिट में आ सकता है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस हैं। अच्छा, मुझे पढ़ते हुए जब मैं थियोरेटिकली ऑडिट पढ़ा था नहीं समझ आता था ये क्या मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। अब जिस तरह प्रैक्टिकली ऑडिट में जाकर पता लगा कि वाकई ये बड़ा मसला होता है। मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड सेटर ने ना सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से ये नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का प्रोसीजर की ऑप्शन दी है। अगर ये सिचुएशन आप समझे ना, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो ना छोटे छोटे कर्जे दे रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को, मतलब थोड़ा थोड़ा कर्जा ना
बहुत सारे लोगों को दूर दराज इलाकों में, इवन के विलेजेस वगैरह में वो ये स्मॉल अमाउंट्स के लोन्स दे रहे होते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं माइक्रो होता है ना, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके ऑडिट्स में क्या होता है कि अब कर्जा दिया हुआ है, मतलब इतने सारे कस्टमर्स को, और हर कस्टमर का जो लोन बैलेंस है वो बहुत थोड़ा थोड़ा है। तो कितना, मतलब किस तरह से इसकी टेस्टिंग करें कि उसको मैनेज किस तरह उस प्रोसेस को किया जाए। तो इस सिचुएशन को एड्रेस करने में ना नेगेटिव कॉन्फर्मेशन बड़ी यूज हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस के नंबर ऑफ जो बोरोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हर बोरोअर का बैलेंस बहुत कम है। तो उस सिचुएशन में अब ऑडिट ने एक मटेरियल में स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है ना, तो उस सिचुएशन में जो एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो कौन सी ऑप्शन है? नेगेटिव कॉन्फर्मेशन की। जवाब नहीं आया तो आप इस पर रिलाय कर लेंगे। कुछ लोगों को उठा के उनको भेजेंगे। प्रोसीजर सैंपल बेसिस पे ही होगा, प्रोसीजर सैंपल बेसिस ही होगा। अब आपके दिल में ना अभी एक और भी बात आ रही होगी, तो वो भी ना जवाब अगर देते हो तो सर वो रिस्क कैसे कवर हुआ है? स्टैंडर्ड ने क्या कहा, ये कब प्रोसीजर यूज करना है? जब ये चारों कंडीशंस पूरी हो, रिस्क भी लो हो, एक्सेप्शन रेट भी कम हो, रिस्पोंडेंट भी इग्नोरेंट ना हो, कैजुअल ना हो, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस हो। जब तक ये चारों इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना, आप नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। सर माइक्रो पूरी नहीं होगी, बहुत रेयर ही होता है वैसे, इन रियल वर्ल्ड बहुत रेयर होता है कि ये चारों कंडीशंस पूरी हो जाए। नंबर 2 है, वो तो प्रोफेशनल जजमेंट नहीं आ जाएगा। मेरे ख्याल में तो तकरीबन सारे ही प्रोफेशनल जजमेंट पे हैं। रोम भी प्रोफेशनल जजमेंट है, एक्सेप्शन रेट में भी जजमेंट होगी, लेकिन एक्सेप्शन रेट में भी कुछ एविडेंस भी होगा। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपने क्या देखी है, रिस्पोंडेंट के बारे में भी आपको जजमेंट ही लामोहला एक्सरसाइज करनी है बेस्ड ऑन सम अवेलेबल फैक्ट्स। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस में आपके पास वो डाटा की बेसिस पे आप इन्फर कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सर आपने भूलनी नहीं है, पेपर में क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक दो इनमें से कंडीशन नजर आएंगी ना, वो सवाल क्या पूछेगा, वो कहेगा क्या इस सिचुएशन में नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर लूं? और एक दो अच्छा वो भी बहुत तेज है ना, एक दो कंडीशंस ना ऐसे बना के लिख के देंगे आपको एकदम। आप मुझे पहले दुआ देंगे, हाँ ये तो बिलाल ने, चलो सारे पेपर में से कम ये दो चीज़ें तो इसने पढ़ाई थी। पहले तो आप ये कहेंगे, मेरे पे डाल देंगे ना कि हाँ इसने ये कहा था कि जब जब ये दो कंडीशंस हों, मैंने नहीं कहा था ये दो कंडीशंस हों, मैंने कहा ये चारों और चारों की चारों पूरी हों, ये चारों और चारों की चारों पूरी हों, ये मैंने कहा है। मेरे वर्ड्स को क्योंकि लोग चेंज कर देते हैं, को पता है मेरे वर्ड्स को लोग चेंज कर देते हैं, तो मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि भाई मैंने चार कंडीशंस का कहा है। तो आपको पेपर में दो नजर आए ना, तो आपने कहना है वेरी गुड, ये दो कंडीशंस हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दो और कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। तो क्योंकि ये दो और कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, इसलिए मैं नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा। A2 कंडीशंस फॉर यूजिंग नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, अगले पेज पे है, पेज नंबर 75 पे क्या लिखा हुआ है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने फिर कैपिटल लेटर्स का मतलब समझते हैं ना, होता है चीखना, एम्फेसिस है? नहीं, जबान ये प्यारी जबान है, ये आयजा की जबान में आपने जवाब लिखना है। रिमेंबर ऑल फोर कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड, जब तक ये चारों नहीं पूरी होंगी तब तक नहीं। नंबर 1, ऑडिटर हैज असेस्ड रोम एज लो एंड साई ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू दी असर्शन। मतलब अगर आप वैल्यूएशन असर्शन उस कॉन्फर्मेशन के थ्रू वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इस मामले में सेटिस्फाइड हैं कि कंपनी के कंट्रोल्स अच्छे हैं, क्योंकि सर कंपनी के कंट्रोल्स अच्छे हैं मतलब कंट्रोल रिस्क कम है, और रोम इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। नहीं समझ आई मिस इसरा? पक्की बात है, पूछ लूंगा मैं फिर कोई सवाल। वेरी गुड। दूसरी बात, पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स सब्जेक्ट टू नेगेटिव कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स कंप्राइजेज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनस अकाउंट बैलेंसेस ट्रांजैक्शंस कंडीशन।
होमोजेनस, सिमिलर, मिलते जुलते। जिस तरह ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में प्रोफाइल बोरोवर्स की सिमिलर होती है ना, सिमिलर प्रोफाइल से क्या मुराद है, मतलब सारे स्मॉल बिजनेस कोई कर रहे होंगे, लो इनकम ग्रुप्स वाले, मतलब उनके जो खसूसियात हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं, वो मिलते जुलते हैं। जो उनकी खसलतें हैं मतलब उस पॉपुलेशन की, वो मिलती जुलती हैं। Number 3, auditor not aware of any circumstances, conditions that would cause recipients of negative confirmation request to disregard such request। ये जो आगे लिखा है ना, high response rate expected, इसको काट दें असल में। इसको वैसे मैं कह रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है ना, इसको पूरे जुमले को नहीं काटना, सिर्फ ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेहतर है वो काट दें, वो इंटरप्रिटेशन है थोड़ी सी। लेकिन फिर अगर नहीं काटने का आपका दिल इसको कर रहा, तो आपने ये लिखना नहीं है। खबरदार जो किसी टेस्ट में मुझे ये नजर आया ना, 500 रुपए का फाइन है। आपने क्या लिखना है, ऑडिटर नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस कंडीशन दैट वुड कॉज रेसिपिएंट्स ऑफ नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। ये ब्रैकेट मुझे ना नजर आए, ठीक है, लेकिन ये याद रखने के लिए मेन पॉइंट है कि वो ये अंग्रेजी समझ में आ गई है, समझा दूं एक दफा, सही से बताएं। कोई एक भी बच्चा कह देगा ना, मैं समझा दूंगा। नंबर 4, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। कैसा, वैसे अंग्रेजी भी अजीब सी, एक्सेप्शन इज एक्सपेक्टेड है ही ऐसी जबान, ये हमारी जबान है माशाल्लाह, समझ जरा आसानी से आती है। हाँ, तो यहाँ पे लिख दे कि ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर इज अवेयर दैट एक्सेप्शन रेट वुड बी ऑडिटर जजमेंट के मुताबिक काम है, तो ये क्यों नहीं लिख रहे? शुक्र करें ना नहीं लिखा हुआ, ये मैं इनको लिख के भेजता हूँ ISB को कि ये इसको भी लेंथी करें। अच्छा जी, अच्छा अब एक बात तो थोड़ी बहुत समझ में आई, कैसे कंफर्म करने, थोड़ा बहुत हमें उस पर आइडिया हो गया। अब ये जो B पार्ट है ना, कंट्रोल ओवर कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट्स, ये इन बाकी सवालात के ना और कुछ एंगल्स हाउ के भी वो इसके अंदर कवर होने लगे हैं। बी में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट्स, कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट्स। अभी नहीं, 3-4 मिनट हैं, मेरी घड़ी को फॉलो कर लेंगे ताकि, क्योंकि हर एक की घड़ी का डिफरेंट टाइम होगा ना। अभी 2-3 मिनट हैं, वो उस पर टाइम सही आ नहीं रहा, ये मुझे सही इसमें नजर नहीं आ रहा, लॉक हुआ हुआ था इसमें, पता नहीं लग रहा, वो छोटे में नजर ठीक नहीं है। अच्छा, कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात है, मैं अल्फाज में तो ये बयान कर ही नहीं पाऊंगा, जो सच बात है। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, ये सारे मामलात के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का। किसको भेजनी है, क्या पूछना है, कैसे भेजनी है, कब भेजनी है, भेजनी किसने है, सारे प्रोसेस के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटर का। हाँ, इसमें थर्ड पार्टी या मैनेजमेंट की खास तौर पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वो जो एक मैंने आप लोगों को फिर हेरा फेरी का उसमें नहीं दिखाया था, क्या नाम है, मीम, वो जो बाबू भाई बोलते थे कि तू चुप रह बे, ये वही वाला है सिचुएशन है। मैनेजमेंट आके ना आपको कहेगी कि सर आप इतने मसरूफ, इतने लेट सिटिंग्स कर रहे हैं, हम कॉन्फर्मेशंस भेज देते हैं, हमें दे दें। और आपने ये नहीं कहना कि तू चुप रहे, आपने कहना थैंक यू सो मच सर, विल मैनेज इट, आई विल मैनेज इट। बस बात समझ में आ गई है। कंट्रोल किसका होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटर का। अच्छा, अब आगे बातें आसान है।
ऑडिटर की इजाजत से मैनेजमेंट भेजते हैं। ऑडिटर की इजाजत से मैनेजमेंट। बस वो इजाजतनामे की हद तक ठीक है, बाकी ये जो फैसले हैं ना ये ऑडिटर ने करने हैं। हाँ मैनेजमेंट की इजाजत से ऑडिटर ने भेजना। अच्छा उल्टा बोले। सर आप नंबर कहते हैं सर कमाल मेरे को पता नहीं चलते थे किस बंदे को भेज। बिल्कुल मैनेजमेंट को ये पता होगा, लेकिन एक प्रोसेस की लिमिटेशन क्या है, मैनेजमेंट की इजाज़त के बगैर ना जो अगली पार्टी है वो आपको जवाब देने की वो मोटिवेट ही नहीं होगी, वो कहेगी ये पता नहीं कौन पूछ रहे। तो इस वजह से जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैंक बैलेंस आप चले जाएं और बैंक अकाउंट वो ब्रांच से जाके पूछें, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। हाँ अगर आपके पास एक अथॉरिटी लेटर हो कि भाई इसको बता दो, हवाला देना। हाँ हवाला एक ऑथराइजेशन, अथॉरिटी लेटर का बेसिकली उसमें लिखा होगा कि आई ऑथराइज फलां पर्सन कि आप इसको जो है वो मेरी बैंक स्टेटमेंट दे दें। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाने जाए ना कोई टेंशन नहीं होगी, आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट निकलवाने जाए तो आपके पास उसके लिए अथॉरिटी लेटर होना चाहिए मैनेजमेंट एक तमाशाई की तौर पे यहाँ पे आप देख टेक्निकली। नंबर 1 डिटर्मिनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड। क्या कुछ आप ये जो था ना व्हाट टू कंफर्म, क्या पूछ सकते हैं, बैलेंस के जी क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अच्छा उसके बाद दूसरी क्या चीज आ रही है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस भी पूछ सकते हैं। ट्रांजैक्शन से मुराद होता है कोई सेल्स इनवॉइसेस या कोई परचेज इनवॉइसेस हैं, आप वो स्पेसिफिकली कंफर्म कर लें। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो कोई स्पेसिफिक सेल्स इनवॉइसेस आप। नंबर 3 टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप कंफर्म कर सकती हैं। क्या कंफर्म कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ उनका साइन हुआ है, आपको कोई ऐसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स लग रहे हैं कि पता नहीं ये एग्रीमेंट भी जो हमें दिया हुआ है ये ठीक है या नहीं, तो आप डायरेक्टली उस पार्टी से कंफर्म कर रहे हैं कि भाई यही टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई हुई हैं। बात समझ में आ रही है। आमतौर पर ना लोग ये समझते हैं, कुछ उसमें पढ़ाने वालों का भी है कि जी बस अकाउंट बैलेंसेस कंफर्म, यू कैन कंफर्म एनीथिंग that you feel like in order to be able to detect a material misstatement. So यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म लोन में जो प्रोसीजर अब कर रहे थे कि हम लोग उसकी जो कंडीशंस की कंप्लायंस के देख रहे थे, तो फिर इस पर उसमें क्या फर्क हुआ फिर? कंडीशन वहां पर भी हम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही सर वेरीफाई कर रही है ना। टेस्टिंग कर रहे थे ना हम कंप्लायंस, और इस पर और फिर उसमें क्या फर्क होगा? उसमें सॉरी कम अगेन विद द क्वेश्चन। कि लॉन्ग टर्म लोन में जो ऑडिट प्रोसीजर हम लोग कर रहे होते हैं जिसके अंदर वो हम लोग कंडीशंस के कंप्लायंस टेस्टिंग कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें भी तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग चेक करें, तो सर इस पर उस प्रोसीजर ये उससे नहीं ये बड़ा इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं क्लास क्लोज करने लगा था अब नहीं हो सकती, ये इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। बस मैं 2 मिनट में इसको रैप अप करता हूं। ये पूछ रहे हैं ये तो हमने कॉन्सेप्ट मिलता जुलता लॉन्ग टर्म लोन्स में पढ़ा था। सर वो जो लॉन्ग टर्म लोन्स में पढ़ा था ना वो इसी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। बात समझ में आई है। लॉन्ग टर्म लोन्स में हमने ये उन्होंने कहा नहीं इस तरह घुमाए मत, हमने लॉन्ग टर्म लोन्स में पढ़ा था कि जी कॉन्फर्मेशन भेजते हैं बैंक को लेंडर को और उससे कहते हैं भाई टर्म्स एंड कंडीशंस कंफर्म करो कि इंटरेस्ट रेट कितना है, रीपेमेंट टर्म्स क्या है, ये सारी चीजें यही बात कर रहे हैं ना। तो वो जो हम वहां पर करते हैं ना वो इसी कॉन्सेप्ट की तो एप्लीकेशन है। हम कॉन्फर्मेशन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को भी भेजती हैं, तो जब कॉन्फर्मेशन भेज रहे होंगे ना तो आइजा 505 को जहन में रखते हुए कॉन्फर्मेशन भेज रहे होंगे। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, समझ में आया या नहीं? सही से बताएं, जान तो नहीं छुड़ा रहे, ब्रेक दे दूंगा मैं। ठीक है चलो जी सर। अगर थर्ड पार्टी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑर्डर को देते जो रेलेवेंट टू ऑडिट हो उसका ऑर्डर यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे बगैर मांगे आपको वो दे दे, वही के मतलब आपने नहीं एक सवाल पूछा था उसने वो भी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल आप कंसिडर करेंगे क्योंकि अब उसने आपको फंसा दी है, अब आपकी फाइल में वो इंफॉर्मेशन लग गई है। अब अगर उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है फॉर एग्जांपल क्लाइंट के रिकॉर्ड से तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर, क्योंकि यहां पर कौन सा वही भूल ना जाना आइजा 500। अब आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस आ गया ना मिस। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस के केस में चलें
नेक्स्ट लेक्चर में ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सवाल मैंने महफूज कर लिए, ठीक है? नहीं सवाल ऐसे नेक्स्ट क्लास में।